ज्वाइन किया है अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, अभी DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और खासतौर पर उन्होंने सुबह KP का जिक्र किया है और उनकी जानिब से कहा गया कि 80% दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो KP में रूनुमा हो रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में क्या समझते हैं आम कि हम देख सकते हैं आगे फ्यूचर में कोई फौजी ऑपरेशन KP में किया जा सकता है या कोई सख्त फैसला हो सकता है? आज DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे एक बात सामने आई है कि किस तरह से 2021 से लेके अब तक जब से अफगानिस्तान से US के ट्रूप्स वापस गए थे उससे लेके अब तक KP और खास करके वहाँ की जो पॉलिसीज हैं वो एंटी जो काउंटर टेररिज्म के हिसाब से हमारे ऑपरेशन हैं उनके साथ मुताबिकत रखती नजर नहीं आती है। तो लिहाजा 2021 से लेके अब तक जितना वैक्यूम KP की गवर्नमेंट के साथ था फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को लेकर, तो उसके हिसाब से खासी उसमें गैप था कि जिसको टेररिस्ट ने भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश की और जो वेस्टर्न इंटरेस्ट थे तालिबान की रजीम के उसने भी इस गैप को फिल करने की कोशिश की। तो लिहाजा जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है जो कि 2014 में इनेक्ट हुआ था, तो उसके तहत जिस तरह से KP में कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। तो अब आज बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा सामने नजर आता है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है कि जहाँ पे आपने स्टेबलाइज करना है चीज़ों को, जो आपकी पिछले 3 सालों के अंदर आपने खासी फतवात हासिल की हैं, तो कि 2025 में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं लेकिन हमने उसको कंट्रोल कर लिया। तो लिहाजा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है उस सिलसिले के अंदर जो काइनेटिक एक एफर्ट है मेरे ख्याल में उसको लॉन्च करने की ज़रूरत है। बिकॉज जब भी आप थोड़ा गैप देते हैं तो ये टेररिस्ट दोबारा से अपने कदम जमाने की कोशिश करते हैं। वो उस टाइम को, उस वैक्यूम को अपने आप को रिकूप करने के लिए, वेपन्स लेने के लिए, अपने आप को दोबारा तादाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यस, मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो स्टेबलाइज करने के लिए प्राइमरीली है, लेकिन अगर उसके दरमियान कोई रुकावट अगर बनता है तो यस, तो बिल्कुल मिलिट्री ऑपरेशन की ऑप्शन जो है वो वाज़ेह तौर पर आज उसके इशारे नजर आते हैं। जी अच्छा अहमद साहब, ये भी कहिएगा कि उन्होंने कहा कि KP में दहशतगर्दी के लिए सियासी माहौल बहुत साजगार है, तो आप क्या समझते हैं अगर ये माहौल इतना साजगार था तो पहले ही रियासती इदारों ने कोई इफेक्टिव इंटरवेंशन क्यों नहीं दिखाई है और उसमें कोई किरदार क्यों नहीं रहा और वो रियासती इदारे किस जुर्म के मर्तकब रहे हैं? रियासती इदारे एज सच जहाँ तक आर्म फोर्सेज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ताल्लुक है वो तो शहादतें देते चले आ रहे हैं, जितना मुमकिन हो सका उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की। वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, ऊपर दीर के अंदर, अब बनू में देख लें, अर्सवाल फाटा के अंदर जितने इलाके हैं जहाँ जहाँ पे इनके गढ़ थे उन सबको हमने जो है वो ख़त्म किया। लेकिन जैसे वो DGISPR भी कहते हैं कि ये जो पॉलिटिको और स्मगलिंग और नार्को का जो आपस में एक नेक्सस स्टैब्लिश है, प्राइमरीली जो अर्सवाल फाटा है उसका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अब भी अपना जो पैसा कमाने के जरिए में ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहती हैं। लिहाजा वो पॉलिटिकल एक पर्दे के पीछे छुपकर अपने वो मजीद ये कि जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं उनके पीछे छुपते हुए या उसको एडवांटेज में लाते हुए वहाँ पे ऑपरेशन के हामी नजर नहीं आते। और उनको जाहिर है कि अपनी जो मेन उनके जो PTI की गवर्नमेंट है वहाँ पर, और उसको वो भी अपने लोगों के साथ वहाँ वोट विन करने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ों के मुतल्लिक उनके बड़े टफ स्टांस हैं। लेकिन ये टफ स्टांस उनको वक्ती तौर पर तो पोलिटिकल माइलेज दे सकता है, लेकिन इन लॉन्गर टर्म अगर ये वैक्यूम जो है या जो डिफरेंसेस हैं विद द फेडरल गवर्नमेंट, ये जो टेररिस्ट हैं या उनके सहूलतकार हैं उनको वैक्यूम की सूरत में नजर आता है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो 1300 किलोमीटर लंबी हमारी बॉर्डर है वहाँ से ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर अपने जो हामी हैं या जहाँ पे उनको लगता है कि उनके लिए नरम रवैया है उनके यहाँ जाके वो छुपते हैं और फिर वहाँ से ऑपरेशन लॉन्च करते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। इसलिए जो फेडरल गवर्नमेंट है और स्पेशली जो जिन्होंने एक ऑर्डर दी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि हर सूरत हमने अमन कायम करना है, तो अमन कायम करने के लिए फिर उनको तमाम अपने जराए जो है वो बरोकार लाने पड़ेंगे कि जिसमें काइनेटिक ऑपरेशन जो है वो भी प्राइमरीली एक मेन टूल रहेगा। तो लिहाजा इस वक्त जो है वो यस बिल्कुल जो इदारे हैं वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो भी एक हैंडीकैप रहे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इनडिफरेंसेस जो वहाँ पर अशद जरूरी था कि बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होती, उसका फुकदान रहा। ये फुकदान जो है ये पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म की जितनी एक्टिविटीज है उनको डायल्यूट करता रहा। तो लिहाजा बड़ा वाज़ेह तौर पर एक पोजीशन ली हुई कि अगर हमने पाकिस्तानियों को उनकी जानो माल को स्पेशली KP के अंदर अगर बचाना है तो हमें टफ स्टांस लेना होगा और मिलिट्री ऑपरेशन जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे इंशाल्लाह।
जमा साहब ये भी कहिएगा कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, DGISPR ने भी नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया है, आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर कमी रह जाती है और KP में ख़ास तौर पर, और वो जो निकात हैं नेशनल एक्शन प्लान के जो कि बहुत ज़रूरी हैं और अगर उन पर अमल दरामद होता तो आज KP में ये सूरत हाल ना होती, उस पर किस हद तक अमल दरामद करने की ज़रूरत है? देखिए, ये DGISPR भी कह रहे थे कि ये पूरे हमारी कौम की जंग है, ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस या फेडरल गवर्नमेंट या KP की गवर्नमेंट की जंग नहीं, पूरी कौम की जंग है अगर हमने अच्छे मुल्क के तौर पर दुनिया में पहचाने जाना है। तो लिहाजा जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत आपने जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना था या उनके लिए इस तरह की व्हीकल या इक्विपमेंट खरीदना था कि जहाँ पे वो टेररिज्म से अपने आप को बचा भी सकें जब वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में जाते हैं, वहाँ पर खास जो तवज्जो सरकार थी वो उस तरह से नहीं दी गई। अगर आप देखें इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज 2025 में हुई हैं वो बहुत हद तक कम हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट और जो हमारे आर्म फोर्सेस के लीडरशिप है उनके साथ कदम मिला के चल रहे हैं और वहाँ पे निस्बतन रिलेटिव टर्म्स के अंदर अमन इस वक्त कायम हुआ है। दो कि वहाँ पर भी BRA अपनी प्रेजेंस की खातिर वो इस तरह की हरकतें कुछ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो मिलकर उनका कला कमा कर रहे हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी बदकिस्मती से KP की जानिब जब देखते हैं तो वहाँ पे जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बड़े वाज़ेह तौर पर एक पोजीशन लेती हुई नजर आती है कि जो ऑपरेशन के खिलाफ है, और डेफिनेटली वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनकी पोजीशन बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है, लेकिन जब वो खुद बैठ के इसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे और अपने वक्ती पॉलिटिकल इंटरेस्ट से थोड़ा हट के सोचेंगे और अपने लोगों की बेहतरी के लिए सोचेंगे, वही मेरे ख्याल में इस बात के हामी होंगे कि हमने जो है वो ऑपरेशन करके इनका जो रेमिनेंट्स हैं इनको भी हम जो ख़त्म कर सकें। जी अच्छा एमएस साहब, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत और फिर KP की सूबाई हुकूमत, इन दोनों हुकूमतों के दरमियान जो एक तनाव रहता है वो किस हद तक इस सारी सूरत हाल को कॉम्प्लिकेटेड करता है, उसके क्या नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं? अगर आप स्टेट की जो ये फेडरल गवर्नमेंट की जो पोजीशंस हैं उनसे अगर आप डेविएट करेंगे या उनके साथ कदम मिला के नहीं चलेंगे तो डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन वो भी है कि फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, स्पेशली जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपने बात करती हैं तो एंगेजमेंट की बात होनी चाहिए। दोनों तरफ से फुकदान है चीज़ों का। अगर देखें अफरीदी साहब जब पंजाब की जानिब आए थे तो वहाँ पे उस तरह से उनको वेलकम नहीं किया गया था। मेरे ख्याल में अगर वेलकम किया जाता तो मेरे ख्याल में शायद बेहतरी की तरफ जाते। तो लिहाजा इस वक्त सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, चाहे प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, उनको मिलकर काम करने की जरूरत है। अदरवाइज जो है फिर ये डिफरेंसेस ऐसे ही रहेंगे और एक पेज पे कन्वर्ज नहीं होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये देखा जाए तो पंजाब की गवर्नमेंट या सिंध की गवर्नमेंट ने जैसे उनको वेलकम किया है, तो जब इस तरह की चीजें आपस में थोड़ा आइस मेल्ट होगी तो डेफिनेटली अफरीदी साहब जो है वो भी इलेक्टेड लीडर हैं और आई एम श्योर के वो भी अपने अवाम की बेहतरी के लिए जब सोचेंगे तो एक बेहतर फेडरल गवर्नमेंट के साथ स्टेप मिला के चलेंगे। ये ऑपरेशन करना मकसद नहीं है प्राइमरीली। अगर ऑपरेशन के बगैर भी अगर दहशतगर्दी खत्म होती है तो वाई नॉट। तो लिहाजा इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि तमाम लीडरशिप को मिल के बैठ के बात करनी चाहिए। एंगेजमेंट पॉलिटिक्स का नाम है, एंगेजमेंट से आप डिसएंगेज होंगे तो फिर डिफरेंसेस होंगे और फिर डिफरेंसेस के अंदर फिर आप किसी कौमी लेवल के ऊपर किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। फिर मैं समझता हूँ कि सबको इस चीज़ का इदराक है। अगर मिल बैठेंगे, कुछ लेंगे कुछ देंगे,